हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। आज हम 27 फरवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा, एंड तक सेशन को देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए आप एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको दोनों ही मिल जाएंगे। तब तक चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 के आयोजन की शुरुआत कहां से की गई? तो नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल की बात करें तो यह इसी साल शुरू किया गया है, मतलब यह पहला ही एडिशन है। पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों में यह आयोजित किया जाएगा, लेकिन शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई है नागालैंड के दीमापुर से। नागालैंड के दीमापुर से यह शुरू किया गया नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल। कल ये शुरू हुआ था 26 तारीख को, और 28 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के नामसाई नाम के क्षेत्र में या शहर में 2 से 3 मार्च को यह आयोजित किया जाएगा, और आगे चलकर फिर मेघालय के रीभोई क्षेत्र में 5 से 6 मार्च तक इसका आयोजन किया जाने वाला है। तो यह नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल है 2026 का। नागालैंड के दीमापुर में इसकी शुरुआत की गई और पहला ही एडिशन है, तो आपको याद रखना चाहिए। स्पेशली भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो कार्य करती है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एक तो नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर है पूर्वोत्तर भारत में, ये और साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, ये मिलकर आयोजन कर रहे हैं। लेकिन किसके अंडर में? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। अब बात आती है कि ठीक है, आयोजन हो रहा है, शुरुआत नागालैंड के दीमापुर में की गई नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल की, लेकिन उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पूर्वोत्तर भारत की जो ट्राइब्स है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, उसको बढ़ावा देना, उनके कल्चर के माध्यम से नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करना। इसके लिए क्या किया जाएगा? पूर्वोत्तर भारत में जो जनजाति नृत्य उनकी प्रस्तुति दी जाएगी महोत्सव में। उसके अलावा जो सेंट्रल इंडिया के राज्यों की सांस्कृतिक झलक है, उसके बारे में सभी जो नृत्य होते हैं, जो नाट्य होते हैं, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। और ट्राइब्स का जो कल्चर है पूर्वोत्तर भारत का, स्पेशली उनकी यहां पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो इस तरीके से फोक ट्राइब्स कल्चर को बढ़ावा देना और ट्राइब्स कल्चर के माध्यम से नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करना, इसे आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। पहली बार ही नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है 2026 में। यहां पर नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर की बात करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ही महोत्सव का आयोजन हो रहा है, तो इस सेंटर की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत कार्य करती है संस्था। भारत में, पूर्वोत्तर भारत में जो वहां की क्षेत्रीय कला है, जो वहां का संगीत है, फोक डांस है, जो वहां की जनजाति कल्चर है, परंपरा है, उनको संरक्षित करने के लिए यह संस्था पूर्वोत्तर भारत में जिम्मेदार है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, नागालैंड के ही दीमापुर में देखने को मिलता है। इसलिए महोत्सव की शुरुआत भी दीमापुर से ही की गई है। और फिर भारत के जो पूर्वोत्तर के अदर राज्य, वहां पर भी इसका आयोजन किया जाएगा, जैसे मेघालय और अदर राज्य। पेरू के नए अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? पेरू की बात करें तो एक दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू, ओके, जिसकी कैपिटल लीमा है। हाल ही में इसके अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है जोस मारिया बाल्कजार को। जोस मारिया बाल्कजार पेरू के अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए। अभी तक दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के प्रेसिडेंट के पद पर जॉस जेरी थे, लेकिन जॉस जेरी पर काफी समय से करप्शन के चार्जेस लग रहे थे, करप्शन के आरोप लग रहे थे। तो पेरू में वहां की जो यूथ है, जो आवाम है, वो काफी विरोध कर रही थी पेरू के प्रेसिडेंट का, जॉस जेरी का। तो इसके बाद पेरू की पार्लियामेंट में जॉस जेरी के खिलाफ एक इम्पीचमेंट लाया गया था, और ये इम्पीचमेंट क्योंकि पास हो गया, तो इम्पीचमेंट के माध्यम से जॉस जेरी को प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया गया। आप सभी को पता होना चाहिए, महाभियोग की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। हालांकि अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रोसेस हो सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कोई ना कोई तो एक प्रोसीजर की बात की जाएगी संविधान में। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं
तो भारतीय संविधान में भी इम्पीचमेंट की प्रोसीजर देखने को मिलती है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो आर्टिकल 61 ये बात करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की, है ना। महाभियोग के द्वारा पार्लियामेंट में महाभियोग लाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 61 ये प्रावधान करता है। इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट पर आज तक इम्पीचमेंट नहीं लाया गया है और नहीं पास हुआ है, तो अभी तक तो किसी पर भी नहीं लाया गया। तो यहां पर शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको पूरी पॉलिटी पढ़ाई है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आप मेरा पॉलिटी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, काफी डेप्थ में मैंने आपको सारी चीजें वहां पर कवर करवाई है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं हम। 2016 के बाद से पेरू के 8वें राष्ट्राध्यक्ष बने हैं जोस मारिया बाल्कजार। अभी ये पेरू के अंतरिम प्रेसिडेंट बने, मतलब जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक पेरू के प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे जोस मारिया बाल्कजार। तो आंसर ले लिया हमने, जोस मारिया बाल्कजार पेरू के बने हैं नए अंतरिम प्रेसिडेंट। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक ये अपना पद संभालेंगे। अभी तक जॉर्ज जेरी इस पद को संभाल रहे थे, लेकिन ये हटा दिए गए हैं। बाल्कजार पेशे से एक वकील है और एक फॉर्मर जज है वहां की कोर्ट के। पेरू कैपिटल जैसा कि मैंने आपको बताया लीमा है। यहां पर ऑफिशियल करेंसी पेरुवियन सोल चलती है और साउथ अमेरिकी कंट्री है पेरू, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है। ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के युवा मानसिक स्वास्थ्य के मामले में किस स्थान पर रहे हैं? तो एक रिपोर्ट है ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट, 2025 की रिपोर्ट है, 2026 में आई। इसमें क्या किया गया, वर्ल्ड के युवाओं को उनके मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ के आधार पर रैंक किया गया है। मतलब मेंटल हेल्थ के अलग अलग इंडिकेटर्स हैं यहां पर, उनको नापने के आगे हम बात करेंगे। तो जो यंग एज यहां पर काउंट की गई है 18 से 34 साल की काउंट की गई है ना। इससे कहा गया है यूथ किसी भी देश का। तो इंडिया में भारत के युवा 18 से 34 वर्ष की आयु के उनके मेंटल हेल्थ किस रिपोर्ट में, ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट में इंडिया को 60वीं रैंक पर रखा गया है, 60 रैंक दी गई है। ऑल ओवर वर्ल्ड के टोटल यहां पर अगर हम 60वीं रैंक देखें तो एक चीज और हमको पता होना चाहिए कि कितने देशों को रैंक किया गया था। तो 84 कंट्रीज को यहां पर रैंक किया गया मेंटल हेल्थ के मामले में। रिपोर्ट किसकी है? तो ये एक संस्था है जो कि यूएसए के वॉशिंगटन में, जिसका हेडक्वार्टर है सपाइन लैब्स। अगर हम सपाइन लैब्स की बात करते हैं तो ये एक मेंटल हेल्थ डेटा का विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है, मेंटल हेल्थ डेटा को कलेक्ट करती है वर्ल्ड में और इस पर रिसर्च के लिए काम करती है। एक एनजीओ की तरह नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है सपाइन लैब्स का, और इसका एक प्रोजेक्ट है ग्लोबल माइंड प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट के तहत ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट को निकाला गया। 84 कंट्रीज को यहां पर रैंक किया गया है। अच्छा, बात आती है कि किस आधार पर मापा जा रहा है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति में उसका भावनात्मक संतुलन परिवार के साथ कैसा है, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ कैसा है, उसके सामाजिक संबंध जो सोसाइटी में रिलेशन है वो कैसे, तनाव संभालने की उसकी कैपेसिटी कितनी है, इन सभी अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर यहां पर रैंक किया गया है। तो इससे कहा जाता है कि स्कोर दिया जाता है MHQ स्कोर, है ना। ये इसी मेंटल हेल्थ को इंडिकेट करता है। तो MHQ स्कोर भारत का मात्र 33 है अगर हम युवाओं में देखते हैं तो। वहीं अगर हम 55 साल प्लस बुजुर्गों में जाते हैं ना, तो ये जो स्कोर है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब हमारे देश में जो बुजुर्ग हैं इंडिया में 55 साल के ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ युवाओं से ज्यादा अच्छी है। उसके कारण भी है, हम सभी को पता है, आगे बात करेंगे हम। लेकिन अभी के लिए जो हम देख रहे हैं कि 84 कंट्रीज में इंडिया के यूथ की मेंटल हेल्थ की बात करें तो हम 60वें स्थान पर हैं इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट। MHQ जितना अच्छा होगा मतलब मेंटल हेल्थ उतनी ज्यादा अच्छी है। तो अगर भारत के जो एजेड लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं 55 वर्ष या उससे अधिक, उनमें ये जो MHQ है ना, ये 49 रैंक पर है। मतलब MHQ की बात करें तो ये स्कोर 96 है। युवाओं में 33 है, बुजुर्गों में 96 है। मतलब बुजुर्गों की मेंटल हेल्थ युवाओं से इंडिया में ज्यादा अच्छी है। और बुजुर्गों में 55 साल के ऊपर की जो रैंक है ना,
उसमें इंडिया को 49 रैंक पर रखा गया है। मतलब बुजुर्गों की मेंटल हेल्थ के मामले में हम बहुत अच्छी कंडीशन में। अगर पारिवारिक जुड़ाव की बात करते बुजुर्गों में या यूथ में, ये एक और डेटा है रिपोर्ट का, तो ये बताया गया है कि भैया हम 28वें स्थान पर है पारिवारिक जुड़ाव के मामले में ऑल ओवर। ठीक है, 55 प्लस की उम्र के 78% लोग हैं जो कि अपने परिवार से जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन वहीं यूथ में देखें तो युवाओं में ये 64% का ही क्राइटेरिया। युवा समाज से जुड़ नहीं पा रहे और अपने परिवार से भी नहीं जुड़ पा रहे। कारण है जंक फूड खाते हैं, ऑब्वियसली बात है तनाव बढ़ाता है। पैकेज्ड जंक फूड होते हैं, मैगी जैसी चीजें तनाव बढ़ाती है। मोबाइल इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा होता जा रहा है ना। एक फैमिली में अगर 5 लोग बैठे हैं तो आप देखना पांचों की पांचों फोन चला रहे हैं, है ना। ये मैंने भी देखा है काफी बार कि सबकी सब फोन चला रहे हैं एक फैमिली, मतलब बात करने का टाइम नहीं है, तो कहां से सोसाइटी से जुड़ेंगे। तो मोबाइल और इंटरनेट की जो लत है वो इसके पीछे का कारण है। स्कूलों में केवल मतलब मशीनें मैन्युफैक्चर की जा रही है, युवाओं को जो बच्चा है उसको केवल पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है, दूसरी चीजों पर जोर ही नहीं दिया जा रहा है। उसकी जो एक बच्चे का वेट है ना, उससे ज्यादा तो उसके बैग का वजन है। ये एक कारण है। मनोचिकित्सकों की कमी है। फैमिली के साथ देखिए, फैमिली के साथ बैठकर ही बात करने का टाइम नहीं है, तो इन चीजों पर काफी इफेक्ट आता है। इसलिए जो युवाओं की मेंटल हेल्थ है ना इंडिया में काफी ज्यादा हद तक गिरी हुई है, या फिर बहुत बोले कि इफेक्टेड है ना, बहुत ज्यादा इफेक्ट है। ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट डेटा मैंने आपको सारा बता दिया। एक साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट है, हर साल जारी की जाती है। उद्देश्य यही है कि दुनिया भर में माइंड हेल्थ और जो वेलबींग है उसको मापा जा सके, विश्लेषण किया जा सके और उसको सुधारा जा सके। सपाइन लैब्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि संस्था क्या करती है, मेंटल हेल्थ का डेटा एकत्रित करती है, उसको एनालिसिस करती है। यह संस्था 2016 में बनी थी और वर्जीनिया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इजी आगे, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन कहां किया गया है? तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इसका आयोजन किया गया 2026 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नाम से समझ में आ जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस समिट का आयोजन किया गया। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम डेवलपमेंट इस तरीके से करेंगे कि आने वाली जो पीढ़ी है ना उसको भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। ऐसा नहीं हो कि आज डेवलपमेंट के चक्कर में हम पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा दें, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाए, कार्बन उत्सर्जन बढ़ता जाए और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जाए। सारे हमने जो संसाधन है, जो हमारे रिसोर्सेस हैं, उनको हम आज ही खत्म कर दें, क्रूड ऑयल, पेट्रोल जो भी है। तो ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि आज हम डेवलप करें लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट देके जाएं, एक अच्छी रिसोर्सेज देके जाएं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो ट्रांसफर होता जा रहा है, डेवलपमेंट भी और अच्छा एनवायरनमेंट भी, हर चीजों को साथ में लेके चले, ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, इस पर बातचीत के लिए 25वां एडिशन आयोजित किया गया है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का नई दिल्ली में। आज ये खत्म हो जाएगा, 25 तारीख को शुरू हुआ था, तो 25 से 27 तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल लीडर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको जोड़कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट एक्शन के समाधान पर चर्चा करना, इसकी योजना बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। समिट के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक और अलग से प्रोजेक्ट शुरू किया गया, एक अलग से इवेंट भी रखा गया था, हिम कनेक्ट इवेंट। हिम कनेक्ट इवेंट का मतलब यह है कि जो हिमालय जैसे क्षेत्रों में जो हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं ना, उनको भी इन्वेस्टर मिले, उनको भी पॉलिसी मेकर्स मिल पाए। तो पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर, स्टार्टअप, इनसे उन साइंटिस्टों को जोड़ा जा सके जो कि हिमालय जैसे दुर्गम प्लेसेस पर काम कर रहे हैं। मतलब उनको कमर्शियलाइज किया जा सके, जो भी रिसर्च साइंटिस्ट कर रहे हैं उनको फंडिंग मिल सके। तो उनकी जो रिसर्च है ना, केवल लैब तक ना होकर मार्केट में भी उसको इंट्रोड्यूस किया जाए और बाजार उपलब्ध करवाया जा सके उनकी रिसर्च को। तो इसके लिए एक हिम कनेक्ट अलग से इवेंट भी नई दिल्ली में ही हुआ है इसी समिट के दौरान। आयोजन करवाने वाली संस्था द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, यह संस्था नॉर्मली भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही काम करती है। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर टेरी का देखने को मिलता है नई दिल्ली में।
आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं, आप सभी ऑल सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जीएस में स्पेशली मैंने देखा है काफी स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम आता है। मैं लगातार कहता हूं कि जीएस में बहुत प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को स्कोर करने में। तो जीएस के लिए आप 100 आवर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो आप हमारे ऑल सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीएस के तो सारे सब्जेक्ट आपको मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट भी आपको इसमें इंक्लूड किए गए। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर आप क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। तो आपको यहां पर पूरे कोर्स का रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा और आपको यहां पर फाउंडेशन तैयार करने में मदद मिलेगी। काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और डायरेक्ट अवेल कीजिए। और आज के सेशन की पीडीएफ के लिए आप चेकआउट कीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। तब तक हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली ओपन 2026 में मेंस सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? दिल्ली ओपन 2026 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है स्टेफानोस तोकेलारिडीज। विदेशी है, टेनिस प्लेयर है। अगर हम दिल्ली ओपन की बात करें ना, तो ये टेनिस टूर्नामेंट है, आगे हम बात करेंगे। तो ग्रीस के हैं स्टेफानोस तोकेलारिडीज। स्टेफानोस ही बोलूंगा, ये समझ जाना कि यही है। तो ग्रीस के स्टेफानोस ने दिल्ली ओपन 2026 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में ब्रिटेन के ओलिवर क्रॉफर्ड को हराया। तो विनर हो जाते हैं स्टेफानोस, ग्रीस के प्लेयर हैं, और रनर अप हो जाते हैं ग्रेट ब्रिटेन के ओलिवर क्रॉफर्ड। तो स्टेफानोस का यह पहला एटीपी चैलेंज टूर है। एटीपी टूर सबसे बड़ा टेनिस इवेंट होता है, मेंस टेनिस चैंपियनशिप है। उसके नीचे आता है एटीपी चैलेंजर टूर। ओके, तो जो नए पेशेवर खिलाड़ी होते हैं ना, वो यहां से शुरुआत करते हैं एटीपी चैलेंजर्स टूर से। तो ये पहला सिंगल टाइटल है स्टेफानोस का, जो कि ग्रीस के प्लेयर है। और दिल्ली ओपन है तो ऑब्वियसली बात है आयोजन कहां हुआ होगा? दिल्ली में। इनको प्राइज मनी जो मिली है $17,000 की प्राइज मनी इनको दी गई है। डबल इवेंट जो हुआ है उसमें डबल्स में भारत के सिद्धांत बंतिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डॉन्स्की, इन्होंने संयुक्त रूप से मेंस डबल का खिताब जीता है, ठीक है ना। फाइनल में भारत के ही निक्की कलियंदा और थाईलैंड के पृच इसारो की जोड़ी को हराकर यह इवेंट जो डबल्स इवेंट है वो सिद्धांत भांतिया और अलेक्जेंडर डॉन्स्की ने अपने नाम किया है। अलेक्जेंडर डॉन्स्की इसमें बुल्गारिया के हैं। तो ये डबल्स तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि इंडिया ने इसमें, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तीसरी बार है जब भारत के किसी खिलाड़ी ने ओपन से डबल्स की ट्रॉफी जीती है। तो इसमें दिल्ली ओपन्स में डबल्स की ट्रॉफी पहली बार तीसरी बार किसी इंडियन ने जीती है, यह है सिद्धांत। चलिए पहले हम एटीपी चैलेंजर टूर की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेंस प्रोफेशनल टेनिस इवेंट है, सेकेंड ईयर है। सबसे बड़ा जो होता है ना मेंस प्रोफेशनल टेनिस इवेंट में, टूर में अगर हम देखें तो ये एटीपी टूर होता है। साल भर एटीपी टूर में अलग अलग इवेंट आयोजित किए जाते हैं अलग अलग लेवल पर, और फिर आखिरी में फाइनल खेला जाता है। तो एटीपी टूर के नीचे आता है एटीपी चैलेंजर टूर। तो दिल्ली जो है ना, दिल्ली ओपन, वो एटीपी चैलेंजर टूर है, ठीक है ना। युवा खिलाड़ियों को रैंकिंग पॉइंट्स कमाने का और टॉप लेवल टेनिस में प्रवेश का मौका देता है एटीपी चैलेंजर टूर। 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी और एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, एटीपी के द्वारा, इसीलिए इसका नाम ही शुरू होता है एटीपी चैलेंजर टूर से। दिल्ली ओपन इसमें से एटीपी चैलेंजर टूर 75 का हिस्सा है। अलग अलग लेवल पर होते हैं, 75, 200 ऐसे, तो ये 75 का हिस्सा है, ठीक है। एटीपी टूर ये सबसे बड़ा है प्रोफेशनल टेनिस इवेंट चैंपियनशिप में, ये सबसे बड़ा है जो कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल आयोजित करवाता है साल भर। 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें एटीपी मास्टर्स 1000, एटीपी 500, एटीपी 250 ऐसे अलग अलग कप का आयोजन किया जाता है। साल भर ये इवेंट चलते हैं। इंडियन आर्मी द्वारा एक्सरसाइज अग्निवर्षा कहां आयोजित की गई है? तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज से इंडियन आर्मी की, जिसका नाम है एक्सरसाइज अग्निवर्षा, और इसका आयोजन किया गया राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के पोखरण में फील्ड फायरिंग रेंज में
एक दिवसीय ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी जिसे इंडियन आर्मी ने आयोजित करवाया, एक्सरसाइज अग्निवर्षा। इसका उद्देश्य कि भारतीय सेना की युद्ध की तैयारियों को चेक किया जा सके, है ना, युद्ध की परिस्थिति में हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे, कैसे हमारी जो आर्मी है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, हमारी आर्मी कैसे इंटीग्रेट होकर काम कर पाएगी, इन्हीं सभी चीजों का यहां पर प्रदर्शन किया गया और इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया। तो ये एक्सरसाइज अग्निवर्षा है, स्पेशली इंडियन आर्मी ने ही इसका आयोजन करवाया है, इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए। तो आयोजन कहां हुआ है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, राजस्थान में। ठीक है, आपको पता है जो आयोजन है स्पेशली एक हमारी जिस कमांड ने इसका आयोजन सक्सेसफुली करवाया है वो है सदर्न कमांड। हमारे पास इंडिया में इंडियन आर्मी की 7 ऑपरेशनल कमांड है, इनमें से एक है सदर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में देखने को मिलता है। 1895 में इसकी स्थापना की गई थी, आजादी के पहले अंग्रेजों के शासनकाल में। ठीक है ना, तो इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड बड़े बड़े सैन्य अभ्यासों को अंजाम देती है इंडियन आर्मी के, उसी ने इसका भी आयोजन करवाया है पोखरण के जो फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान में उसका। ठीक है ना, और नाम क्या एक्सरसाइज का? अग्निवर्षा। आगे चलेंगे। 2026 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, 2026 में इसने अपना 75 स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है, क्योंकि इस संस्था की जो स्थापना है ना पहली बार 24 फरवरी 1952 में की गई थी। तो 24 फरवरी 1952 में यह स्थापित था। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम या फिर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसे कहा जाता है। ठीक है ना, 75 फाउंडेशन डे था, नई दिल्ली में से सेलिब्रेट किया गया। अगर हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्चुअल में है क्या, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ये संस्था है क्या, तो भारत में जो संगठित क्षेत्र के जो एम्प्लॉयज है गवर्नमेंट के, उनको किसी भी परिस्थिति में इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, है ना, मेडिकल सिक्योरिटी देना। फॉर एग्जांपल मैटरनिटी के केस में, मातृत्व के केस में, मदरहुड के केस में, एक्सीडेंट डेथ के केस में, या फिर कोई भी प्रकार की अगर डिसीज हो जाती है तो उस केस में मेडिकल सिक्योरिटी देने के लिए यह संस्था काम करती है। एक स्टेचुरी बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वैधानिक निकाय है जिसे 1948 के एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। संगठित क्षेत्र के जो एम्प्लॉइज है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, जो एक्ट है वो है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, 1948 में ये बना था और इसके माध्यम से 1952 में 24 फरवरी को गठन किया गया एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। ठीक है, संगठित क्षेत्र के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को मेडिकल सिक्योरिटी देने के लिए यह संस्था काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये कार्य करती है। 1952 में जब ये बनी थी तब 1.2 लाख लाभार्थी थे इसके, और अब अगर हम देखें तो 15 करोड़ से अधिक लाभार्थी इसमें जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत। इस साल 2025 में 24 फरवरी को इसका 75वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर हम मिनिस्टर की बात करते हैं कि वर्तमान में इसके केंद्रीय मंत्री कौन है, तो यह है डॉक्टर मनसुख मांडविया। इन्होंने ही संबोधित किया था नई दिल्ली में जब 75 फाउंडेशन डे का आयोजन किया जा रहा था, तो संबोधन डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा ही दिया गया है। तो याद रखना, विश्व एनजीओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्पेशली रेलवे की एग्जाम में पूछा गया था और अभी आपके एनटीपीसी आने वाली है, तो आप इसको याद रखिएगा। विश्व एनजीओ दिवस है ना, 1-2 बार ही पूछा गया है। यह हर साल मनाया जाता है 27 फरवरी को। 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एनजीओ का जो योगदान है ना सोसाइटी में, इंटरनेशनल लेवल पर, जो उसके मानवीय कार्य हैं, जो उसके सोशल जस्टिस के जो काम है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एनजीओ जो काम करते हैं, ऑल ओवर आपको पता है जो एनजीओ होते हैं वो हर सेक्टर में काम करते हैं, बिना किसी प्रॉफिट के, है ना, लोगों की मदद से चलते हैं। और मतलब एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना जहां पर ह्यूमैनिटी हो चारों तरफ,
मानवता हो, इन्वायरमेंट सेफ रहे, सभी को सामाजिक न्याय मिले, इसके लिए नॉर्मली एनजीओस काम करते हैं हर लेवल पर। तो इन्हीं के प्रति लोगों में सम्मान की भावना विकसित करना और लोगों को एनजीओ के सम्मान के प्रति अवेयर करना, यह मुख्य उद्देश्य है वर्ल्ड एनजीओ डे को मनाए जाने का। 27 फरवरी को यह डे हर साल मनाया जाता है। ऑफिशियली इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में पहली बार। 2026 में रिस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड एनजीओ डे की। इजी, ठीक है, याद रखना। तो एनजीओ के बारे में आपको पता चल गया कि ये काम क्या करता है। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है ना, उसके आर्टिकल 71 में पहली बार एनजीओ नाम का वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था और तब से ये चर्चा में रहता है और नॉर्मली यूज में लाया जाता है। अगर हम फरवरी के अदर डेज की बात करते हैं, वर्ल्ड एनजीओ डे तो हमको पता चल गया कि कब मनाया जाता है, तो 27 फरवरी को। अदर डे देखें जो हमने पूरी फरवरी में डिस्कस किए, तो एक बार नजर डाल लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है, ये हमने पढ़ा था। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे फरवरी 4 को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को। 5th एंटी स्मगलिंग डे 11 फरवरी को मनाया गया था इस साल। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को। नेशनल विमेन्स डे सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी 13 फरवरी को। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को मनाया जाता है। ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे ये मनाया जाता है 17 फरवरी को। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाई जाती है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी और सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये अदर डे है, पीडीएफ ले लेना, एक बार इनको पढ़ लेना, हमने डिस्कस किए हैं सारे अलग अलग सेशन में। आगे आते हैं, नमस्ते स्कीम अवेयरनेस प्रोग्राम कहां आयोजित किया गया। तो भारत में अभी नमस्ते स्कीम अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। ठीक है, वैसे आपको पता है नमस्ते स्कीम अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ना, वो नमस्ते स्कीम को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि नमस्ते स्कीम क्या है। ठीक है, तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में नमस्ते स्कीम अवेयरनेस प्रोग्राम को आयोजित किया गया। नमस्ते स्कीम जो है ना, वो सीवर और जो सेप्टिक टैंक एम्प्लॉइज हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके और मतलब किसी प्रकार से उनको हानि ना हो, वो जो काम करते हैं उसके लिए उनको अच्छी टेक्नोलॉजी वाली मशीनें उनको प्रोवाइड की जा सके, इन सब के लिए नमस्ते स्कीम लाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए अभी नमस्ते स्कीम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। तो प्रोग्राम का उद्देश्य यही था कि भाई सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई मशीनों से करवाना और सफाई कर्मियों को सुरक्षित और सम्मानजनक काम के लिए जागरूक करना, इस अवेयरनेस प्रोग्राम को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य था। तो अल्टीमेटली नमस्ते स्कीम को ही यहां पर प्रमोट किया गया है। 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को शुरू किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 मिनिस्ट्री मिलकर इसको लागू करवाती है नमस्ते स्कीम को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसका उद्देश्य क्या है जानते हैं, भारत में जो सफाई के काम है वो उसमें मशीनों का उपयोग बढ़ाना है ना, स्पेशली जो सीवर होते हैं, जो सेप्टिक टैंक होते हैं, उनकी सफाई का काम मशीनों के द्वारा करवाना, जो डेंजरस मैनुअल क्लीनिंग है उसको खत्म करना है ना, किसी भी ऐसे जगह पर जो इंसानों के द्वारा जो सफाई की जाती है उसमें जो सफाई कर्मी होते हैं उनकी जान भी रिस्क में होती है, तो इसको पूरी तरीके से खत्म करना, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यह उद्देश्य नमस्ते स्कीम का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2022 में से स्कीम को लॉन्च किया गया था। और इसी को प्रमोट करने के लिए अभी अवेयरनेस प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चलाया गया। लास्ट क्वेश्चन, भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किस ग्राम पंचायत को मान्यता मिली है। भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता मिली है बेलाग्राम पंचायत महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र की बेलग्राम पंचायत ने नेट जीरो का लक्ष्य हासिल किया है। तो ये महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट में आती है बेलग्राम पंचायत,
भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बनी है। अच्छा, नेट जीरो का मतलब क्या होता है? कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। कार्बन का अगर हम उत्सर्जन करेंगे तो उतनी मात्रा में हम या तो कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए भी काम करेंगे या फिर उनको ऑब्जॉर्ब करने के लिए पेड़ या टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे। यह होता है नेट जीरो उत्सर्जन, मतलब जितना कार्बन उत्सर्जन किया उतना खत्म करने के लिए भी हम काम करेंगे। आया समझ में? तो नील होगा पूरी तरीके से, जो नल होगा, जो कार्बन उत्सर्जन किसी भी क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा, अगर कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने के लिए भी वो काम करे। तो यह है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। इसे प्राप्त किया है बेल ग्राम पंचायत ने, इंडिया की पहली पंचायत बनी है। कहां पर है? महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में, भंडारा जिले में है। आपको पता है 2024 में इसे राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड भी दिया जा चुका है कार्बन न्यूट्रल इनिशिएटिव के लिए। इसकी जो कार्बन न्यूट्रल पहल है, इसके लिए कार्बन न्यूट्रल स्पेशल पंचायत अवार्ड 2024 में बेलग्राम पंचायत को दिया गया था। काफी काम किया है इन्होंने नेट जीरो स्टेटस को पाने के लिए, जैसे प्लांटेशन बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है, क्लीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए इन्होंने लगातार काम किया है, सोलर एनर्जी को लगाने के लिए सोलर पैनल लगाए हैं, और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी काम किया है। तो ऑल ओवर नेट जीरो उत्सर्जन वाली भारत की पहली पंचायत बनी है। कौन सी? नेट जीरो पंचायत, बेलग्राम पंचायत, महाराष्ट्र में। इजी। तो यहां पर 27 फरवरी के सभी करंट अफेयर हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन भारत और जापान के मध्य में किया जा रहा है। नीति आयोग के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया निधि छिब्बर को। ASQ अवार्ड 2025 में बेस्ट एयरपोर्ट फॉर डिपार्चर का पुरस्कार किस एयरपोर्ट ने जीता? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है सचिन तेंदुलकर को। पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2026 का इनॉग्रेशन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। वैश्विक AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो यह हो जाता है USA। एशिया आर्थिक संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है पुणे में। RBI ने अपना दूसरा नया हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया? तो यह स्थापित किया है ओडिशा में, है ना, ओडिशा के भुवनेश्वर के पास। देश का पहला जाति मुक्त गांव तोंदला किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले PM बने हैं भारत के? तो ये इजराइल की पार्लियामेंट है जिसे नेसेट कहा जाता है। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हो गए रिवाइज। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर। फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने अपने नाम किया। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम देखें तो तिब्बत में कैलाश मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। कुछ लोगों ने माउंटेन रेंज भी बताई है, तो वो भी बिल्कुल सही है। कैलाश मानसरोवर से निकलती है तिब्बत में। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है? और तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तीनों क्वेश्चन को नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।